ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स। तो जनरली इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली क्या चीज से बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। तो आप अपने अगल बगल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो उनका बॉडी मोस्टली क्या चीज से बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इस हाइड्रोकार्बन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन है? कार्बन। तो कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए कि कार्बन में ऐसा क्या खासियत है कि वो हाइड्रोकार्बन बना सकता है। ठीक है, तो पहला खासियत है कार्बन का टेट्रावैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर आप KLMN में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 4। तो इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। इसलिए बोला कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 है, इसलिए इसका नाम हो गया टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बन और 4 के साथ जुड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो कार्बन का क्योंकि टेट्रावैलेंसी है, इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्योंकि और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ये और 4 एटम से क्या हो सकता है? बॉन्ड कर सकता है, जुड़ सकता है। समझ में आ रहा है कि? दूसरा प्रॉपर्टी है कैटनेशन। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या प्रोवाइड करता है कि कार्बन ना खुद के साथ, मतलब कार्बन क्या कर सकता है? खुद के साथ बॉन्ड बना के चेन बना सकता है। तो जब भी कोई एलिमेंट का एटम सेम एटम से बॉन्ड बना के क्या बना लेता है? चेन बना लेता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटनेशन। तो ये है कैटनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। तो कार्बन के पास भी कार्बन भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ये टेंडेंसी है कि वो एक चेन बना सकता है। और वो चेन में क्या रहेगा? आइडेंटिकल एटम्स, मतलब उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का होता है। उसको कैटेगराइज किया गया है एज ए अल्कीन और अल्काइन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 3 टाइप का फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब उनका जो चेन होता है ना, मतलब कार्बन कार्बन चेन, वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? 3 फॉर्म में अवेलेबल है। और उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन का 3 फॉर्म है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तीनों में फर्क क्या है? अल्केन में कार्बन कार्बन एटम का जो चेन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिसमें से अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये एक दूसरा नाम हुआ। तो सिंगल बॉन्ड वाला जब भी आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, मतलब कार्बन का चेन फॉर्म में कोई कंपाउंड मिलेगा तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला मिलेगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन्स का, इन अल्केन, अल्किन, अल्काइन का एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है, जनरल केमिकल फॉर्मूला। तो जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। अब देखो, ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। मतलब अल्कीन में जितना भी हाइड्रोकार्बन आएंगे, इस कैटेगरी में जितना भी हाइड्रोकार्बन आएंगे वो इस फॉर्मूला को ओबे करेंगे। इसमें जितना भी हाइड्रोकार्बन आएगा वो इस फॉर्मूला को ओबे करेगा। और इसमें जितना भी हाइड्रोकार्बन आएगा वो इस फॉर्मूला को ओबे करेगा।
अब देखो इस अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में आप एक चीज देख सकते हो, क्या कॉमन है? अल्क। ये अल्क कॉमन है, समझ में आया? और ये अल्क का मतलब क्या होता है? ये अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन ए चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन ए चेन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है ना, उसमें कार्बन कितना ठो है, उस चेन में कार्बन कितना है, उसको ये अल्क रिप्रेजेंट करता है। और ये अल्क, अगर कार्बन का नंबर 1 होगा, अगर कार्बन का क्वांटिटी कितना होगा, मतलब अगर एक चेन में एक ही कार्बन है तो इस अल्क को उस टाइम बोला जाएगा मीथ। और अगर 2 कार्बन होगा तो उसको बोला जाएगा ईथ। 3 होने से हो जाएगा प्रोप, 4 होने जाने से हो जाएगा प्यूट, 5 हो जाने से पेंट, ये हेक्स होगा, हेप्ट, और ये हो गया ऑक्ट, और नॉन, और लास्ट वाला डेक हो जाएगा। यहाँ पे जो ANE है ना, ANE का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, ENE का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, और YNE का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और अल्क का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अगर सोच लो किसी भी अल्केन में अगर एक ही कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसी तरह से अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा इथीन, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपीन, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटीन। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइन, 3 होगा तो प्रोपाइन, 4 होगा तो ब्यूटाइन। ये अल्केन का जो हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है मीथेन से। इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मीथेन से। मतलब मीथेन के बाद इथेन आएगा, फिर प्रोपेन आएगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है इथीन से, मीथेन से स्टार्ट नहीं होता है। और ये स्टार्ट होता है इथाइन से, मिथाइन से चालू नहीं होता है। इथीन के बाद क्या आएगा? प्रोपीन आएगा, और फिर उसके बाद ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पे प्रोपाइन आएगा, और उसके बाद ऐसे ही चलते रहेगा। अब क्वेश्चन रेज होता है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर देख रहे हो ना, तो इसमें मैं आपको डाल के दिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्केन को। तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें मैं अगर एक कार्बन डालूं, ये N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू 1 डालूं, देखो C1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो जनरली 1 को नहीं लिखा जाता, क्योंकि एक कार्बन लिखना मतलब उसको सिंपली हम C लिख सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो ये देखो बीच में कार्बन है, और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है। के एलिमेंट में देखेंगे तो इसका एक से पहला सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये और एक इलेक्ट्रॉन क्यों चाहता है? ताकि कौन सा नोबल गैस का कन्फिगरेशन पा सके? हीलियम। और हीलियम का नोबल गैस कन्फिगरेशन में पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन उसको कार्बन से मिला और एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है। तो हर हाइड्रोजन स्टेबल हो चुका है, और कार्बन भी स्टेबल हो चुका है, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। के एलिमेंट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 4, तो और कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो कार्बन का खुद का तो 1 2 3 4 हो गया, उसके अलावा हाइड्रोजन का भी 1 2 3 4 मिल जा रहा है उसको, तो उसका 8 हो जा रहा है ना, क्योंकि सेकेंड सेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो और उसको कितना चाहिए? 4 चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों ही स्टेबल हो चुका है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 डाल के दिखाऊं, मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन के N की जगह 1 डाल दूँ, C1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 कितना हो जाएगा? H2। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया CH2। अगर मैं CH2 बनाता हूँ तो CH2 कैसा बनेगा? C और उसमें 2 H। ये क्या स्टेबल हो चुका है? इस कार्बन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4। उसके अलावा हाइड्रोजन से कितना मिला? 1 और 2। मतलब यहाँ पे 4 पहले से था
और हाइड्रोजन से कितना मिला? 2 मिला, 6 हुआ। स्टेबल हुआ क्या? तो इससे पता चलता है कि मीथेन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मीथेन बनेगा ही नहीं, क्योंकि मीथेन बनने से कार्बन का ऑक्टेट नहीं हो रहा है, कार्बन का सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिल रहा है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? सेम चीज अगर मैं इसके लिए भी अप्लाई करूं, यहाँ पे अगर मैं डाल दूं कितना कार्बन? 1 कार्बन। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं उस हिसाब से हो जाएगा 2 × 1 माइनस, तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब H ही नहीं रहेगा। अब ये कार्बन ऐसे ही है, नल्ला है तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या? इससे पता चलता है कि मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मीथेन एग्जिस्ट कर सकता है, मीथेन एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, मीथेन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट सेटिस्फाई हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मीथेन और मिथाइन अगर बनाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है इथीन से, क्योंकि इथीन पॉसिबल है और इथाइन भी पॉसिबल है, और वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब देखो इथीन जो है ना, इथीन पॉसिबल है। इथीन में कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन होगा, और जहाँ पे भी EN नहीं लगता वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड तो हो गया। और इथीन का जो इथीन किस कैटेगरी में आता है? अल्किन कैटेगरी में आता है, और अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो अगर मैं 2 कार्बन लूंगा, n का वैल्यू 2 ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4। तो इसको चेक करते ये पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो इथीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ईथ मतलब हो गया 2 कार्बन, तो बाकी इसमें कितना हाइड्रोजन बचा? 4। तो 4 हाइड्रोजन लगा के देखते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब देखो इसका भी ऑक्टेट हो चुका है, इस कार्बन का। ये देखो इसका ऑक्टेट कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से इसका भी ऑक्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन सबका भी डुप्लेट हो चुका है। तो दैट मीन्स इथीन पॉसिबल है। इसीलिए जो अल्किन है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इथीन से स्टार्ट होता है। उसी तरह से अगर हम लोग चेक करें अल्काइन में, अल्काइन कहाँ से स्टार्ट होता है? इथाइन से स्टार्ट होता है। अब अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। तो चेक करते हैं फॉर्मूला से कि पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे इथाइन मतलब कितना कार्बन? 2, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो C2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 -2 2 होगा। और हम लोग जानते हैं YN जहाँ पे होता है वहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और मुझे और 2 हाइड्रोजन लगाना है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन। अब देखो इसका ऑक्टेट हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट हो गया। उसी तरह से इसका भी ऑक्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका डुप्लेट हो गया। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, सीधा सा बात। अब 2 चीजें बता। देखो ये जो अल्केन होता है ना, ये जो अल्केन होता है जिसका फॉर्मूला हो गया CnH2n +2, उसी तरह से ये जो अल्कीन होता है जिसका फॉर्मूला हो गया CnH2n, और ये जो अल्काइन होता है जिसका फॉर्मूला हो गया CnH2n -2। इसका ना 2-3 एग्जांपल लिखे हम कुछ बता रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे इसका अगर एक कार्बन ले, यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाले तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 2 4 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2 6। 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 6 + 2 8। ये हो गया मीथेन, इथेन, और ये हो गया प्रोपेन। ये समझ में आया? अगर आप इन सब का बीच में डिफरेंस देखोगे ना, इन सब का बीच में डिफरेंस कितना कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? CH2। मतलब आप अगर इनके बीच में डिफरेंस देखोगे ना, तो कितना मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आ रहा है? CH2। चेक कर लो कितना कार्बन का डिफरेंस है? 1। और कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2। इसके बीच में भी चेक करो, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। समझ में आया? सेम चीज इधर भी चेक कर लेते एक बार, होता है कि नहीं। तो ये स्टार्ट होगा इथीन से, तो C2 2 × 2 = 4, 3 डालेंगे तो 6, 4 डालेंगे तो 8। चेक करो कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का ही डिफरेंस आएगा, आ रहा है कि नहीं? चेक कर लो, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। सेम चीज यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। C2 2 × 2 = 4 -2 2 हो गया। C3 2 × 3 = 6 -2 4, और उसके बाद
4 डालते हैं तो 2 4 जा 8 -2 कितना हो गया 6। चेक करो कितना कितना का डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो है ना, ये है सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कुछ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें कितना का डिफरेंस पाया जा रहा है, CH2 का ही डिफरेंस पाया जा रहा है। तो ऐसे सीरीज को क्या बोला जाता है, ऐसे सीरीज को एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें हर एक हाइड्रोकार्बन अगर CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करता है तो उसको उस केस में क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना का डिफरेंस होना चाहिए? तो अगर सुन लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको कुछ पेयर दे दिया और आपको बताने बोला कि वो होमोलोगस सीरीज है कि नहीं, तो आपको फटाक से चेक कर क्या करना है कि उसमें CH2 का डिफरेंस है कि नहीं। मान लो एग्जाम में देखो आपको ये और ये दिया, कितना का डिफरेंस है इसमें, CH2। और एग्जाम में मान लो आपको ये और ये दिया, इसमें CH2 का डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। अगर सोच लो आपको ये और ये दिया, ये है, ये और ये दिया, तब भी है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं CH2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, तो कितना निकलेगा, 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो जोड़ के कितना हो गया 14। समझ में आया ना? तो आपको एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। एक क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि आपको कुछ हाइड्रोकार्बन दे देगा और बोलेगा चेक करो कि वो होमोलोगस सीरीज है कि नहीं। अगर वो CH2 मॉलिक्यूल से डिफर कर रहा है मतलब होमोलोगस सीरीज है, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर उनके बीच में कितना मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है, 14। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे और इसका मॉलिक्यूलर वेट और दोनों को माइनस करोगे तो कितना का डिफरेंस आएगा, 14। समझ में आया? 2 टाइप का। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ये होता है अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन which differ by CH2 molecules और molecular weight equal to 14 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम लोग जो एटम का वजन होता है ना, एटम का वजन ग्राम में मेजर कर सकते हैं क्या? एक एटम का वजन ग्राम में मेजर करना पॉसिबल है क्या? एटम बहुत छोटा होता है, तो उसका वजन को किस में मेजर किया जाता है, AMU। तो हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का 2 टाइप होता है, कंडेंस फॉर्म और ब्रांच फॉर्म। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, अल्केन के बारे में। तो अल्केन का आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो मैं आपको 3 ठो करके दिखाऊंगा, 3 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो बाकी सब में भी वही चीज अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मीथेन, इथेन और प्रोपेन लेते हैं। ओके, तो मीथेन का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का CnH2n+2। तो इसका हो जाएगा मीथेन के लिए 1 कार्बन, मीथेन मतलब 1 कार्बन, तो C1, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 2 + 2 H4। इसका क्या हो जाएगा C2, तो यहाँ 2 2 = 4 + 2 कितना हो जाएगा H6। और यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 2 = 6, 6 + 2 8। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8। और देखो जो भी अल्केन होता है ना, उसका जो ये जो नाम है, यही उसका क्या होता है, कॉमन नेम। एक्चुअली ये जो नाम है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये एक्चुअली इसका IUPAC नेम है। IUPAC क्या नाम है, IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये इन सब का IUPAC नेम है। लेकिन अल्केन केस में जो IUPAC नेम होता है वही उसका कॉमन नेम भी होता है, लेकिन बाकी केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे जब हम लोग अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। उस केस में IUPAC नेम अलग और कॉमन नेम अलग। लेकिन अल्केन केस में IUPAC नेम जो होता है कॉमन नेम भी वही होता है। और IUPAC नेम को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो बेसिक लेवल पे। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या होता है, अल्केन केस में सेम होता है। मतलब इसका IUPAC नेम भी मीथेन है और इसका कॉमन नेम भी मीथेन ही है। ओके, अभी हम लोग इसका कॉमन नेम समझ गए। अभी हम लोग को इसका डिस्कस करना है, क्या, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब बनाओगे तो सिंपली पहले लिखोगे कार्बन और फिर उसका ऑक्टेट को सेटिस्फाई करना मीथेन केस में। मतलब उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है। तो कार्बन को और कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए अपना ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे करके क्या होगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं ब्रांच फॉर्म। क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 टाइप का होता है, एक होता है ब्रांच फॉर्म और एक होता है कंडेंस फॉर्म। और ये हो गया इसका ब्रांच फॉर्म। इसका कंडेंस फॉर्म क्या होगा, इसका कंडेंस फॉर्म सिंपली CH4 ही होगा। इसका कंडेंस फॉर्म CH4 ही होगा। तो इसमें आप एक चीज देख सकते हो मीथेन केस में कि इसका कॉमन नेम जो है उसका IUPAC नेम भी वही है, और जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही उसका कंडेंस फॉर्म भी है, और लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म अलग है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्म क्या हो रहा है, सेम है। लेकिन ऐसा बाकी में आप नहीं देखोगे, उसमें हो रहा है, सब में नहीं होगा। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, इथेन में। ओके, इसका IUPAC नेम कॉमन नेम तो सेम ही होगा, क्योंकि अल्केन के लिए ही IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम होता है। लेकिन अभी आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के जो 2 टाइप है ना, ब्रांच फॉर्म और कंडेंस फॉर्म, वो लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इसका ब्रांच फॉर्म कैसा होगा, पहले तो आपको कार्बन कार्बन बना लेना है, क्योंकि ये अल्केन है तो मतलब इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। और उसके बाद आपको बाकी जगह हाइड्रोजन बैठा देना है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड करना है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 बॉन्ड तो वो कार्बन के साथ कर चुका है, बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, 3 H जुड़ जाएगा। ये हो गया इसका ब्रांच फॉर्म। इसका कंडेंस फॉर्म कैसा होगा, ऐसा होगा CH3 CH3, ये हो गया कंडेंस फॉर्म। समझ में आया। तो आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है C2H6, कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ब्रांच फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये दोनों किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसी तरह से अगर मैं इसका देखूंगा तो ये हो जाएगा C तीनों में सिंगल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि ये अल्केन है। ओके, और इस कार्बन का 1 बॉन्ड हो चुका है, तो और इसको कितना, 3 करना है, बाकी सब में 2-2। हाँ, इसमें 2 कर चुका है तो इसका 2 करना है, और इसमें 1 हुआ है तो इसमें और 3 होगा, क्योंकि सबको हर कार्बन कितना बॉन्ड करेगा, 4 बॉन्ड करेगा। ये समझ में आया। ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म, ब्रांच फॉर्म। और ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्म, CH3 CH2 और CH। ओके, नेक्स्ट देखो अल्कीन। अल्कीन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, बस यही होता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जनरल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो इसका भी हम लोग 3 एग्जाम्पल लेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। बाकी सब में वही चीज अप्लाई होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इथीन में कितना, इथीन मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, C2H4। यहाँ हो जाएगा C3H6, और ब्यूटेन मतलब 4 होता है तो C4। यहाँ 4 डालेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। ये समझ में आया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये जो नाम देख रहे हो, ये सब नाम, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये सब नाम जो है कौन सा नाम है, ये है IUPAC नेम।
ये इसका कॉमन नेम नहीं है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कॉमन नेम। सबका अलग अलग होता है। हाँ, सबका अलग अलग होता है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ दे कि इथिन का कॉमन नेम क्या होता है, या हो सकता है क्वेश्चन में उसका कॉमन नेम से आपको क्वेश्चन पूछा जाए और आपको पता ही नहीं चले कि क्या पूछा है। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। उसी तरह से इसका नाम होता है प्रोपाइलिन, बहुत सिंपल है, प्रोपाइलिन। और इसका हो जाता है ब्यूटाइलिन। उससे आगे अगर पूछेगा तो पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, चलते रहेगा। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ब्रांच फॉर्म, एक तो कंडेंस फॉर्म। तो सबसे पहले ब्रांच फॉर्म में आते हैं, फिर कंडेंस फॉर्म में जाएंगे। तो ब्रांच फॉर्म में अगर आते हो तो सबसे पहले हम लोग इथिन का करते हैं। तो देखो क्योंकि इसमें ई वाला है, मतलब डबल बॉन्ड वाला है, मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, और ईथ मतलब होता है दो कार्बन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन का दो कार्बन में डबल बॉन्ड लगा देना है। अब देखो इस कार्बन का दो बॉन्ड हो चुका है, और कितना बॉन्ड करेगा, और दो करेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड करेगा कार्बन टोटल। तो 2 तो ऑलरेडी कर चुका है, तो 2 और क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये इसका ब्रांच फॉर्म हो गया। कंडेंस फॉर्म कैसा दिखेगा, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया, ये हो गया आपका इथिन का। अब अगर बात करें प्रोपीन का, तो प्रोपीन में क्या होगा, पहले आपको कार्बन 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 3 तो कार्बन बना लेना है। समझ में आया, और इधर से पहला या दूसरा में डबल बॉन्ड लगाना है, या उधर से पहला या दूसरा में डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब किसी दो में लगाना है, सब में नहीं लगा देना डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका प्रोपीन, और बाकी जगह हाइड्रोजन बैठाएंगे। इसके पास कितना बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड, तो और 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके पास 3 हो चुका है, तो 1 हाइड्रोजन, 3 तो पहले से है ना, और इसके पास 2 हो गया, तो और 2 हाइड्रोजन। ये हो गया इसका ब्रांच फॉर्म। और अगर हम लोग इसका क्या बनाए, कंडेंस फॉर्म, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 फिर CH फिर डबल बॉन्ड और फिर CH2। समझ में आया। तो सेम प्रोसीड्यूर ब्यूटीन के लिए भी लागू होगा। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे सोडियम लगा दिए डबल बॉन्ड, आप इधर भी लगा सकते हो या उधर भी लगा सकते हो, जहाँ पे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि और 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 है तो 1 2 3। अब अगर हम लोग इसका क्या लिखें, कंडेंस फॉर्म, तो कंडेंस फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3। अगर यही डबल बॉन्ड हम यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाते, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाता। मतलब ये उस केस में कैसा लिखा था, उल्टा लिखा जाता। अरे हम लोग के पास दोनों पॉसिबिलिटी, हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। आप इधर लगा दो ऐसे, अब देखो एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन मत रखना कि हाइड्रोजन को ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, जहाँ लगाना है लगाओ। हाँ, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस उसका बॉन्ड 4 हो जाना चाहिए कार्बन। आप जो डबल बॉन्ड लगाने बोलते हो, या तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, दोनों में से कहीं पर भी लगा सकते हैं। बीच में नहीं लगा सकते वहाँ, बीच में लगाएंगे, इसलिए हम बीच वाला भी नहीं बताएं। मतलब बीच में लगाने से अपनी जगह यहाँ पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इस यहाँ पे, तो आप यहाँ लगाओ तो एक ही मतलब है। लेकिन अगर इस केस में क्या हो सकता है, इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बीच में लगाएंगे तो इसका नाम में मुझे, जैसे इसका नाम ब्यूटीन है ना, तो यहाँ पे मुझे पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। और अगर ये पहला पोजीशन पे रहता है और इधर भी पहला पोजीशन पे, तो फिर पोजीशन मेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पोजीशन 1 को मेंशन नहीं किया जाता है। तो कहीं भी अगर 1 यहाँ पे अगर पोजीशन मेंशन नहीं है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है कि वो पहला पोजीशन पे है, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। लेकिन अगर सोच लो कहीं और रहा, तो आपको पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अभी वहाँ तक नहीं गए। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अल्काइन के बारे में। और अल्काइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो इसमें भी हम लोग 3 ले लेते हैं, एक लेते हैं इथाइन, एक ले लेते हैं प्रोपाइन,
और एक ले लेते हैं ब्यूटाइन। जो इन तीनों पे अप्लाई होगा बाकी पे भी वही अप्लाई होगा। देखो ये सब जो नाम है ना, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये नाम, ये सब कौन सा नाम है? ये है IUPAC ने। लेकिन अब इसका कॉमन नेम पे आते हैं। कॉमन नेम से पहले हम लोग इसका ये लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे ईथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रोपाइन में प्रोप का मतलब 3 होता है, तो यहाँ 3 डालेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2 × 3 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4, C3H4। उसके बाद कितना होगा? C4H6 होगा। एक सिंपल तरीका भी अगर आपको ऐसा लिखना हो, आपको तो हम बताए थे ना कि CH2 बढ़ता है, होमोलोगस सीरीज है। ओके, उसके बाद ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग लिखेंगे इसका कॉमन नेम। तो देखो कॉमन नेम बहुत इजी है, तो ध्यान देना यहाँ पे। देखो इथाइन का मतलब, इथाइन का कॉमन नेम क्या है पहले समझ लो। इथाइन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन है और यह है इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन। क्या नाम है? ये समझ गए ना? ये दिमाग में रखना कि इथाइन का नाम क्या है? एसिटाइलिन। तो बाकी का नाम उसी से रिलेटेड है। इसमें कितना कार्बन था? 2। इसमें कितना कार्बन है? 3। लेकिन इथाइन का मतलब क्या होता है? समझ में आया? लेकिन इसमें तो 3 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 कार्बन को ले लेंगे एसिटाइलिन, और 1 कार्बन बच गया, क्योंकि 2 कार्बन को हम लोग एसिटाइलिन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 कार्बन बच गया। जो 1 कार्बन बचा ना, 1 कार्बन मतलब मिथ, तो उसका नाम ऐसे लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल एसिटाइलिन। उसी तरह से देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा पहले समझ लो, ट्रेंड समझो। इसमें फिर से एसिटाइलिन ही होगा। 2 कार्बन के लिए हो गया एसिटाइलिन, और कितना कार्बन बच गया? 2, तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल एसिटाइलिन। उसी तरह से सोच लो, अगर सोच लो यहाँ पे पेंटाइन रहता, तो एसिटाइलिन आता 2 के लिए, और कितना 3 कार्बन बचता, तो उसका नाम हो जाता प्रोपाइल एसिटाइलिन। समझ रहे हो इसका कॉमन नेम? ठीक है, ये समझ गए? ओके, देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 टाइप का होता है। एक होता है ब्रांच फॉर्म और एक होता है कंडेंस फॉर्म। तो ब्रांच फॉर्म में सबसे पहले क्या है? 2 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन बना लो, और क्योंकि ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, Y जहाँ रहता है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और क्योंकि यहाँ पे ईथ था तो 2 कार्बन भी बैठा दिए, बाकी आपको हाइड्रोजन भरना है, तो 3 हो गया है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया इसका कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्म। प्रोपाइन, पहले 3 ठो कार्बन बना लेना, फिर उधर से पहला 2 या इधर से पहला 2, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। अब देख यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन लग जाएगा? 1 2 3। यहाँ पे इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, तो इसको छोड़ो, इसमें 3 हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा CH3 C, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर हो जाएगा CH। ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्म, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म। ओके, अब इसका आते हैं। इसमें 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। 4 में क्या करेंगे हम लोग? या तो इस साइड से पहला 2 या उधर से पहला 2 ट्रिपल बॉन्ड कर दें। मान लो हम इधर कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर करो उधर करो, 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 4 हो चुका है, 4 हो गया है। यहाँ पे 2 हो गया है, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हो गया तो 3 हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, और फिर हो जाएगा ये CH3, ये CH3 हो जाएगा।